दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में। तो हम लोगों ने हिंदी की उत्पत्ति से लेकर और वर्णमाला तक आ गए थे और पिछली क्लास में हम लोगों ने स्वरों को पढ़ लिया था वर्णमाला के अंतर्गत। आज की जो क्लास हो जाएगी उसमें पढ़ेंगे हम व्यंजन को, और व्यंजन को बहुत ही विस्तार तरीके से पढ़ेंगे। जिस प्रकार से स्वरों के बहुत सारे प्रकारों को पढ़ा था, उसी आधार पर जो व्यंजन हैं और व्यंजन के अलावा हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत जो भी अक्षर आते हैं उनका स्थान क्रम क्या होता है और वो किसके अंतर्गत आते हैं, तो इन सारी चीज़ों को देखेंगे। परीक्षा की दृष्टि से पूछे जाने वाले जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उन प्रश्नों पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है वर्णमाला। और वर्णमाला के अंतर्गत स्वरों को पढ़ लिया था, और स्वरों में जो भी प्रकार थे जैसे ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, इसके अलावा व्रतमुखी, अव्रतमुखी, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, तो इसी आधार पर जितने भी स्वर थे उन सभी स्वरों को पढ़ लिया था। और अब हम लोग शुरू करते हैं व्यंजन। व्यंजन तो व्यंजन में अगर हम सबसे पहले बात करें व्यंजन की संख्या, अगर पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन हैं, अभी हम लोग यह भी समझेंगे कि हिंदी वर्णमाला में अक्षरों की कुल संख्या कितनी है। 52 किस आधार पर होती है, 49 किस आधार पर होती है, 46 किस आधार पर होती है और 44 किस आधार पर होती है। तो जो भी आज तक इन संख्याओं से संबंधित प्रश्नों को पूछा गया है उन पर हम लोग बहुत विस्तार से, बहुत तरीके से बात करेंगे ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट ना रहे। तो व्यंजन की संख्या की अगर हम बात करेंगे तो व्यंजन की संख्या होती है 33। अब व्यंजन की ये संख्या 33 कौन कौन सी होती है वो भी हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले होते हैं स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन जो होते हैं इनकी संख्या होती है 25। का से लेकर मां तक के जितने भी वर्ड आते हैं वो संख्या 25 हो जाती है, और स्पर्शी व्यंजन जो है वो 25 हो जाएंगे। दूसरे हो जाएंगे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन इनकी संख्या होती है 4। या, रा, ला, वा, ये अंतस्थ व्यंजन हो जाएंगे, या इन्हीं को एड़ व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। तीसरे हो जाएंगे ऊष्म व्यंजन, और ऊष्म व्यंजन की भी संख्या 4 होती है। तो इस प्रकार से हम लोग इनको पढ़ेंगे विस्तार तरीके से। 25 ये जो वर्ड हैं, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन से अल्प प्राण हैं, कौन से महाप्राण हैं, और कौन से अघोष के अंतर्गत आते हैं, कौन से सघोष के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर भी अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष, इन सारी चीज़ों को हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ पर आप लोग आज से याद रखिए कि जो व्यंजन की संख्या होती है वो 33 होती है। और 33 कौन कौन से होते हैं, तो स्पर्शी व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं और ऊष्म व्यंजन होते हैं। इनके अलावा और कोई सा भी वर्ड हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत व्यंजन की श्रेणी में नहीं आएगा। वो कुछ भी हो सकता है, ताड़नजात हो सकता है या फिर संयुक्ताक्षर हो सकता है। इसी प्रकार से वो स्वरों के अंतर्गत कोई सा भी वर्ड हो सकता है, लेकिन व्यंजन के अंतर्गत आने वाले जो वर्ड हो जाएंगे वो केवल और केवल 33 हो जाएंगे। और 33 में भी कौन से हो जाएंगे, स्पर्शी, अंतस्थ और ऊष्म। तो एक एक करके हम इनको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं स्पर्शी व्यंजन कौन से होते हैं और इसके अंतर्गत क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें आ जाएंगी। इसको हटा देते हैं और शुरुआत करते हैं स्पर्शी व्यंजन की। देखिए भाई, स्पर्शी व्यंजन, इनको पढ़ने से पहले हम यह जान लेते हैं कि स्पर्शी व्यंजन इनका नाम क्यों पड़ा है और स्पर्शी व्यंजन किसको कहा जाता है। तो याद रखिए स्पर्शी व्यंजन के अंतर्गत वो वर्ड आ जाते हैं जहां से अगर देखा जाए हमारे फेफड़ों से हवा निकलकर मुख के किसी भी एक हिस्से में स्पर्श करके जाए। और किसी भी एक हिस्से से मतलब ये है कि चाहे वो कंठ हो, चाहे वो दंत हो, चाहे वो ओष्ठ हो, चाहे वो मुर्दा हो, चाहे वो तालु हो।
तो इन पांचों में से किसी भी एक हिस्से से अगर फेफड़ों से निकलने वाली हवा स्पर्श कर कर जाती है तो उसको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और कहां कहां से निकल कर जाती है, तो याद रखिए फेफड़ों से निकलकर कहां पर स्पर्श हो जाए, या तो वो कंठ हो, या तालु हो, या मूर्धा हो, या दंते हो, या फिर ओष्ठ्य हो। ठीक है, इनमें से किसी भी एक से स्पर्श करके जाएगी। कंठस्थ हो जाता है, तालव्य हो जाता है, मूर्धन्य हो जाता है, दंत हो जाता है और ओष्ठ हो जाता है। तो इन 5 उच्चारण स्थानों में से किसी भी एक उच्चारण स्थान से अगर वायु, हमारी जो फेफड़ों से निकलने वाली प्राण वायु है, वो अगर स्पर्श कर जाती है तो उन्हीं को हम क्या कहेंगे, स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। अब स्पर्शी व्यंजन के अंतर्गत किस क्रम में किस आधार पर वर्ण आ जाते हैं, हम लोग उनको समझते हैं। और आप लोग हेडिंग डाल लीजिए स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन के अंतर्गत देखिए 5 वर्गों में इसको विभाजित किया गया है। स्पर्शी व्यंजन को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसमें जो पहला वर्ग हो जाएगा, का वर्ग। और का वर्ग के साथ में हम लोग यहां पर नाम लिखते चलेंगे। सबसे पहला हो जाता है जिह्वामूलीय, यानी कि जीव का जो मूल स्थान होता है उसी को कहा जाता है जिह्वामूलीय। और जीव का जो मूल स्थान है वो कौन सा है, तो कंठ है। यही क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। ठीक है, जिह्वामूलीय या कंठ। और इसके अंतर्गत आने वाले जो वर्ण हो जाएंगे वो कौन कौन से हो जाएंगे, देखिए का, खा, गा, घा और अंगा। देखिए इस प्रकार के जो बिंदु होते हैं इनको लेकर किसी किसी के मन में थोड़े डाउट रह जाते हैं कि कहां पर इस बिंदु को लगाना चाहिए। तो आज हम लोग एक देख लेते हैं बिंदु किसको कहते हैं, वो बिंदु कहां कहां पर लगाए जाते हैं। अगर कोई यहां पर वर्ड लिखा हुआ है और वर्ड के ऊपर अगर कोई रेखा है तो इसको कहा जाता है सिरोरेखा। कोई भी वर्ड है और वर्ड के ऊपर अगर कोई रेखा है तो इस रेखा को क्या कहा जाएगा, सिरोरेखा कहा जाएगा। और अगर हम इस सिरोरेखा के साथ में यह देखें कि कोई अगर वर्ड है और उस वर्ड के अंतर्गत कहां कहां पर जो बिंदु हैं वो लगाए जाते हैं तो उनको भी हम समझ लेते हैं। जैसे एक बिंदु किसी भी वर्ड के ऊपर लगाया जाता है, कोई भी बिंदु है अगर वो किसी भी वर्ड के ऊपर लगाया जाता है तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है अनुस्वार। ठीक है, इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा अनुस्वार। और अगर कोई बिंदु किसी वर्ड के इस तरफ लगाया जाता है, कोई बिंदु किसी भी वर्ड के इस तरफ लगाया जाता है तो इसको कहा जाता है पंचमाक्षर बिंदु। इसको क्या कहा जाएगा, पंचमाक्षर बिंदु। और ये केवल एक ही वर्ड में लगाया जाता है, वो वर्ड कौन सा, का वर्ग का 5वां। और वो कौन सा हो जाएगा, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं अंगा, ये वाला। इसको हम क्या कहेंगे, पंचमाक्षर बिंदु कहेंगे। और पंचमाक्षर बिंदु केवल एक ही वर्ड में लगाया जाता है और वो वर्ड हो जाएगा का वर्ग का 5वां अक्षर, जिसको हम कहते हैं अंगा। और अगर हम इसी आधार पर देखें तो अगर किसी वर्ड के नीचे अगर बिंदु लगाया जाता है तो इस बिंदु को कहा जाता है ताड़नजात या फिर उच्छिप्त बिंदु। ताड़नजात या फिर उच्छिप्त बिंदु। अब ताड़नजात जो वर्ड होते हैं उन्हीं में ये बिंदु लगाया जाता है। कौन कौन से वर्ड हो जाते हैं, तो टा वर्ग है, टा, ठा, डा, डा। तो टा वर्ग का डा और डा, इन दोनों में लगाए जाते हैं। कहां पर, यहां पे नीचे। और जब इन पर यहां पर लगाए जाएंगे तो ये उच्छिप्त या फिर ताड़नजात वर्ड बन जाते हैं, यानी कि फेंका हुआ वर्ड।
और अगर टा वर्ग में ये रखे जाएंगे तो ये बिंदु जो है वो नहीं लगेंगे। आगे हम आपको बताएंगे अभी कि जब हम इसको अलग करते हैं, यानी कि ये वाले जो वर्ड हैं, आप लोग यहां पर देखिए, एक है डा और एक है डा। अगर हम इसको अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार देखेंगे तो ये बनता है डी से और ये बनता है डी एच से, ये बनता है डी से और ये बनता है डी एच से। लेकिन अगर हमने इसमें इस बिंदु को जोड़ दिया, ताड़नजात बिंदु को जोड़ दिया, तो यही बनने लगता है आर से और यही बनने लगता है आर एच से। जैसे फतेहगढ़, तो लास्ट में जो हम स्पेलिंग लिखते हैं फतेहगढ़ में, तो वो क्या लिखते हैं, आर एच, क्योंकि ये बदल जाता है। जब ये बिंदु लग जाता है तो अंग्रेजी में जो इसका अनुवाद है वो बदल जाता है, और जब तक बिंदु नहीं रहता है तब ये डी और डी एच से बनता है, लेकिन जब बिंदु लग जाता है तो ये आर और आर एस से बनता है। तो ताड़नजात वर्ड जो है वो केवल दो ही वर्डों में लगाया जाता है, और वो वर्ड कौन कौन से हो जाएंगे, डा और डा। इसी प्रकार से अगर हम देखेंगे तो किसी भी वर्ड के इस तरफ अगर कोई बिंदु लगाया जाता है, किसी भी वर्ड के इस तरफ अगर कोई बिंदु लगाया जाता है तो वो बिंदु कौन सा हो जाएगा, इसको कहते हैं हम नुक्ता। इसको हम क्या कहेंगे, नुक्ता कहेंगे। और नुक्ता जो है वो कितने वर्डों में लगाया जाता है, यहां पर थोड़ा विवाद मिलता है, लेकिन अभी वो विवाद क्लियर हो जाएगा आपका कि नुक्ता जो है वो कितने वर्डों में लगाया जाता है और किस आधार पर लगाया जाता है। ठीक है, नुक्ता जो है वो कितने वर्डों पर लगाया जाता है। देखिए, अगर हम नुक्ता की बात करेंगे तो नुक्ता लगे हुए जो वर्ड हैं वो अरबी और फारसी के कहलाते हैं। किसके कहलाते हैं, तो अरबी और फारसी के कहलाते हैं। और कितने वर्डों में लगाया जाता है, तो 5 वर्डों में लगाया जाता है, का, खा, गा। ये तो एनसीआर ये तो हो जाएंगे शुरुआत के 3 वर्ड, और यहां पर 2 आधार होते हैं, एक तो एनसीईआरटी के अनुसार और एक होता है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के अनुसार। उन्होंने क्या राय दी थी और एनसीईआरटी की क्या राय है, अभी हम दोनों को समझेंगे। इसके अलावा हो जाता है जा और फा, ये 5 वर्ड हो जाते हैं। तो नुक्ता जो है वो कहां पर लगाया जाता है, यहां पे लगाया जाता है। ठीक है, यानी कि किसी भी वर्ड के इस तरफ लगाया जाने वाला जो बिंदु है उसको हम क्या कहेंगे, नुक्ता कहेंगे। और नुक्ता लगने के बाद ये जो वर्ड हैं वो किस भाषा के बन जाते हैं, तो अरबी और फारसी के बन जाते हैं। अब यहां पर याद रखिए, ये जो 5 वर्ड हैं, इन 5 वर्डों में नुक्ता लगाने का जो नियम दिया है या जिन्होंने बताया है वो हो जाएंगे राजा शिव प्रसाद सितार ए हिंद। ठीक है, राजा शिव प्रसाद सितार ए हिंद ने यह कहा था कि इन 5 वर्डों में नुक्ता लगाया जाएगा, इन 5 वर्डों में नुक्ता लगाया जाएगा। लेकिन अगर हम एनसीईआरटी के अनुसार देखेंगे तो यहां पर वर्ड बदल जाते हैं और केवल 3 ही वर्डों में नुक्ता लगाया जाता है, खा, जा और फा। ठीक है, खा, जा और फा। यहां पर जो नुक्ता लगाया जा रहा है वो किसके अनुसार लगाया जा रहा है, एनसीईआरटी के अनुसार लगाया जा रहा है, केवल इन 3 वर्डों में। ठीक है, और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हम सही कौन सा करें, तो अगर आपके सामने ये 5 आते हैं तो इसको आप सही कर लीजिए, क्योंकि कुछ परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और जिसमें इनके विचारों को बिल्कुल सही ठहराया गया है कि आप नुक्ता इन 5 ही वर्डों में लगा सकते हैं। तो अब आपको याद आ गया होगा कि ये जो बिंदु होते हैं वो अगर चारों तरफ लगाए जाते हैं तो वो किस आधार पर लगाए जाते हैं। ठीक है भाई, अगर ऊपर बिंदु लगाया जाता है तो इसको हम अनुस्वार कहेंगे, इस तरफ बिंदु लगाया जाता है इसको पंचमाक्षर बिंदु कहते हैं, नीचे बिंदु लगाया जाता है इसको ताड़नजात या उत्क्षिप्त बिंदु कहते हैं, और इस तरफ अगर बिंदु लगाया जाता है तो उसको नुक्ता कहते हैं। ठीक है, और नुक्ता कितने वर्डों में लगाया जाता है, तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के अनुसार 5 वर्डों में लगाया जाता है और एनसीईआरटी के अनुसार केवल 3 वर्डों में लगाया जाता है, का, जा, का, खा, जा और फा, और एनसीईआरटी के अनुसार खा, जा और फा, इन 3 वर्डों में नुक्ता लगाया जाता है। ठीक है भाई,
अब इसमें हम इसी क्रम को समझते हैं। तो सबसे पहला हम लोगों ने क्रम देखा है जिह्वामूलीय यानी कि कंठ, और इसी को हम कहते हैं का वर्ग, क्योंकि का वर्ग के अंतर्गत आने वाले जो भी वर्ड हैं वो सभी का वर्ग में आ जाते हैं। और इसमें 5 वर्ड हो जाएंगे का, खा, गा, जा, बो। का, खा, गा, घा और अंगा। ठीक है भाई, हम नुक्ता में पहुंच गए थे। तो यहां पर देखिए अब ये 5 हो गए हैं। अब इसके बाद में आने वाला जो वर्ग हमारा हो जाता है वो चा वर्ग हो जाता है। ठीक है, क्योंकि सबसे पहला जो वर्ड होता है उसको हम वर्ग का नाम दे देते हैं। लेकिन अगर हम इस आधार पर देखेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, तालव्य। ठीक है, यानी कि तालु से बोले जाने वाले जो वर्ड हैं। तो यहां पर कौन कौन से वर्ड आ जाएंगे, चा, छा, जा, झा और वा। चा, छा, जा, झा और वा। तो इस प्रकार से ये जो 5 वर्ड हैं वो किसके आधार पर आ जाएंगे, तालव्य के आधार पर आ जाएंगे। और इसी प्रकार से तीसरा हो जाएगा मूर्धन्य या फिर मूर्धा। मूर्धन्य या फिर मूर्धा, इसको टा वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। और यहां पर देखिए कौन कौन से आ जाएंगे, टा, ठा, डा, डा, आ। ठीक है, तो इस आधार पर ये वर्ड आ जाते हैं टा, ठा, डा, ड़ा, ड़ा। ठीक है भाई, टा, ठा, डा, ड़ा और ड़ा। तो यहां पर आप लोग एक चीज याद रखिए, यहां पर हम लोग बिंदु को नहीं लगाएंगे। अगर हम यहां पर बिंदु को लगा देंगे तो यही क्या बन जाएंगे, ताड़न जात बन जाएंगे या फिर उच्छिप्त बन जाएंगे। तो इनको हम अलग से पढ़ेंगे, इसलिए इन बिंदुओं को यहां से हम हटा देते हैं। इसको बहुत आप लोग ध्यान में रखिए कि बिंदु जो हैं वो वर्ग के अंतर्गत नहीं लगाए जाते हैं, बिंदु वर्ग के अंतर्गत नहीं लगाए जाते हैं। अगर हम इसको लगा देंगे तो ये उच्छिप्त या फिर ताड़न जात बन जाएंगे, जहां पर हमारी गलती हो सकती है। तो इसी आधार पर अगला देखिए, मूर्धन्य के बाद कंठ, तालु, मूर्धा, इसके बाद हो जाएगा दंत। और दंत जो है उसको हम तावर्ग के नाम से भी जानते हैं, दंत्य। ठीक है, इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, ता, था, दा, ठीक है भाई। यहां पर देखिए ता, था, दा, धा और ना। ठीक है, ता, था, दा, धा और ना आ जाएंगे। और यहां पर ये वाले जो वर्ग हैं वो पूरे पंचमाक्षर के नाम से जाने जाते हैं, और क्योंकि ये वर्ग के अंत के वर्ड हैं। ठीक है, वर्ग के अंत के वर्ड हैं, ता, था, दा, धा और ना। अंतिम जो हो जाएगा वो हो जाएगा ओष्ठ्य। ओष्ठ्य, और ओष्ठ को हम पावर्ग के नाम से भी जानते हैं। तो यहां पर आ जाएंगे पा, फा, वा, भा और मा। पा, फा, वा और मा। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से अगर हम देखेंगे तो का से लेकर मां तक के जो वर्ड हैं, का से लेकर मां तक के जो वर्ड हैं वो सभी वर्ड क्या कहलाएंगे, स्पर्शी वर्ड कहलाते हैं। एक बार आप लोग समझ लीजिए, हम इसको समझा दे रहे हैं। सबसे पहला जिह्वामूलीय या फिर कंठ, यानी कि अगर हम इन वर्डों, देखिए हिंदी भाषा जो है वो दुनिया की जो प्रमुख वैज्ञानिक भाषा है, संस्कृत नंबर 1 पर जो भाषा है वैज्ञानिक भाषा संस्कृत, उसके बाद में सबसे ज्यादा प्रमाणित, संस्कृत के बाद में सबसे ज्यादा प्रमाणित वैज्ञानिक भाषा है। और यहाँ पर जो भी वर्डों का उच्चारण हो रहा है वो सब एक वैज्ञानिक आधार पर हो रहा है। अगर हम इनको पढ़ेंगे तो हमारा जो कंठ है, कंठ कंपन करता है, यानी कि इनका उच्चारण जो हो रहा है उसका मूल जो स्थान हो जाएगा वो कंठ हो जाएगा। का, खा, गा, घा और अंगा। कंठ के बाद में जो तालव्य है, ठीक है, ऊपर का हिस्सा, हमारे मुख के ऊपर का हिस्सा जो तालु है, वहां से इनका उच्चारण स्थान हो रहा है, यानी कि चा, छा, जा, झा और वा। यानी कि हमारी जो जीभ है वो कहां पर लगती है, वो तालु पर लगती है। अगर यह जीभ तालु पर नहीं लगेगी तो इनका जो उच्चारण है वो गलत हो सकता है। ठीक है, अब तालु के ठीक ऊपर वाले हिस्से पे, तालु के ठीक ऊपर वाले हिस्से पर होता है मूर्धा, और वहां पर जीभ जो है वो लगती है, पलट कर लगती है, टा, ठा, डा, डा और अड़ा। ठीक है, तो यहां पर जो है बिल्कुल वैज्ञानिक आधार पर क्रम से चला आ रहा है।
जब दंत से हम दंत के अंतर्गत आने वाले जो वर्णों का उच्चारण करेंगे तो यहां पर जो जीभ है हमारी वो दांतों में लगेगी। देखिए ता, था, दा, ध और ना, आप लोग बोल के देख सकते हैं, बिल्कुल यही आधार है इसका। और होठ से जब दूसरा होठ मिलेगा तभी हम होठ के अंतर्गत आने वाले वर्णों को बोल पाएंगे, पा, फा, बा, भा और मा। तो इस आधार पर हिंदी वर्णमाला जो है वो बनाई गई है और इसी आधार पर सभी वर्ण हैं, एक वैज्ञानिकता के आधार पर। और अगर हम इनको देखेंगे तो ये वाली जो लाइन है ये अल्प प्राण कहलाती है, ये महाप्राण कहलाती है, ये अल्प प्राण, ये महाप्राण और ये अल्प प्राण। ये वाली जो दोनों लाइनें हैं वो अघोष कहलाती हैं और ये तीनों लाइनें घोष या फिर सघोष कहलाती हैं। हालांकि हम अलग से इनको समझेंगे, लेकिन एक बार आप लोग इनको ऐसे ही याद रख लीजिए। ये वाली जो लाइन है उसको कहा जाता है अल्प प्राण और इसको कहा जाता है महाप्राण, इसको कहा जाता है अल्प प्राण और इसको कहा जाता है महाप्राण और इसको कहा जाता है अल्प प्राण। अल्प प्राण के अलावा इसको कहा जाता है पंचमाक्षर। ठीक है, ये वाले जो वर्ण हैं वो पंचमाक्षर हो जाएंगे। इसको नासिक्य भी कहा जाता है क्योंकि ये सब नाक से बोले जाते हैं, नासिक्य। ठीक है, और इसके अलावा इन दोनों ही लाइनों को कहा जाता है अघोष और इन तीनों ही लाइनों को कहा जाता है घोष या फिर सघोष। इन तीनों ही लाइनों को घोष या फिर सघोष कहा जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये सब समझ में आ गया होगा। हिंदी वर्णमाला की हम लोगों ने व्यंजन के आधार पर शुरुआत करी है। तो व्यंजन जो हैं वो 33 होते हैं और 33 व्यंजनों में से जो 25 हैं स्पर्शी व्यंजन या स्पर्शी वर्ड के अंतर्गत आने वाले, वो का से लेकर माँ तक के हो जाएंगे। और इसी में ये वाली जो पूरी लाइन है वो अल्प प्राण कहलाती है, ये पूरी लाइन महाप्राण कहलाती है, ये पूरी लाइन अल्प प्राण कहलाती है, ये महाप्राण कहलाती है और फिर से ये अल्प प्राण कहलाती है। अल्प प्राण के अलावा इनको पंचमाक्षर भी कहा जाता है क्योंकि हर वर्ग के ये 5वें अक्षर हैं और नाक से बोले जाते हैं, इसलिए इनको नासिक भी कहा जाता है। ये वाली जो दोनों लाइनें हैं इनको अघोष कहा जाता है और इधर वाली जो ये तीनों लाइनें हैं इनको घोष या फिर सघोष भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये स्पर्शी वर्ड हो जाएंगे, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। अब हम लोग इसके आगे अंतस्थ और ऊष्म वर्णों को समझते हैं, इसको हटा देते हैं। अब जिस प्रकार से आपको 33 वर्ड बताए गए थे, 33 व्यंजन बताए गए थे, तो उसमें स्पर्शी को तो पढ़ लिया है। अगला नंबर 2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा अंतस्थ वर्ड या अंतस्थ व्यंजन। और अंतस्थ व्यंजन की जो संख्या हो जाती है वो 4 हो जाती है। अंतस्थ व्यंजन की जो संख्या हो जाएगी वो 4 हो जाएगी। कौन कौन से हो जाएंगे? या, रा, ला और वा। या, रा, ला और वा, ये जो संख्या है वो अंतस्थ व्यंजन की हो जाएगी। और इसी आधार पर हमने आपको तीसरा बताया था ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, और ऊष्म व्यंजन की भी जो संख्या हो जाती है वो 4 हो जाती है। कौन कौन से हो जाते हैं ऊष्म व्यंजन? देखिए, शा, सा, सा और हा। तो इस प्रकार से ये जो 4 वर्ड हैं शा, सा और हा, तो ये भी संख्या कितनी हो जाती है? 4 हो जाती है। ऊष्म यानी कि इनका उच्चारण करते समय हमारी जो जीभ है वो गर्मी पैदा करे। जो जीभ है वो अगर गर्मी पैदा करती है तो उनको ही कहा जाता है ऊष्म। और ये अंतस्थ व्यंजन जो हैं ये कभी स्वर और व्यंजन के मध्य में प्रयोग होने वाले वर्ड हैं। यहाँ पर या और वा को अर्ध स्वर के नाम से भी जाना जाता है। अभी आगे हम समझेंगे अलग अलग वर्डों के कौन कौन से नाम हैं। ठीक है, तो यहाँ पर व्यंजन जो है वो हमारे समाप्त हो गए। अब इसी के साथ में हम ये भी समझ लेंगे कि किसको अल्प प्राण के अंतर्गत लाया जाता है, किसको महाप्राण के अंतर्गत लाया जाता है, किसको अघोष और किसको सघोष के अंतर्गत लाया जाता है। ठीक है, देखिए भाई समझिए। अब अगर हम देखें
तो आपको हमने बता दिया है कि जो 3 प्रकार के व्यंजन होते हैं, स्पर्श व्यंजन के अलावा ऊष्म व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन, तो तीनों प्रकार के व्यंजन को समझ लिया है। अब अगर हम दूसरा आधार देखें इनको समझने के लिए, तो घोष या कंपन के आधार पर इसको 2 भागों में बांट दिया जाता है। ठीक है, घोष या फिर कंपन के आधार पर, घोष या कंपन के आधार पर इसको 2 भागों में बांटा जाता है। और वो 2 भाग कौन कौन से हैं और इनके अंतर्गत आने वाले जो वर्ड हैं उनको भी हम लोग समझ लेंगे। तो पहला हो जाएगा अघोष और दूसरा हो जाएगा सघोष। ठीक है, जैसा अभी हम लोग बात कर रहे थे वही वाले हो जाएंगे। और सघोष को ही क्या कहा जाता है? घोष। सघोष को ही हम घोष भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से वर्ड अघोष के अंतर्गत आते हैं और कौन कौन से सघोष के अंतर्गत आते हैं। बहुत आसान है, तो याद रखिए प्रत्येक वर्ग का वर्ग कितने होते हैं? 5। का वर्ग, इसी प्रकार से टा वर्ग, चा वर्ग, ठीक है, ता वर्ग, पा वर्ग। तो यहाँ पर जो 5 प्रकार के वर्ग हैं तो उन्हीं वर्गों की हम लोग बात कर रहे हैं। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा जो वर्ड है और इसके अलावा शा, शा और सा, इनके अलावा कोई सा भी जो वर्ड है वो अघोष नहीं होता है। प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा वर्ड, देखिए प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ड, ठीक है, पहला दूसरा वर्ड एवं शा, शा और सा, ये जो वर्ड हैं वो कौन से हो जाएंगे? अघोष। अब इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, यानी कि एक वर्ग से कितने वर्ड लिए जा रहे हैं? 2 लिए जा रहे हैं। पहला लिया जा रहा है और दूसरा लिया जा रहा है। जैसे अगर हम का वर्ग की बात करेंगे तो का वर्ग में कितने हो जाएंगे? का और खा, ये 2 हो जाएंगे। इसी आधार पर 5 वर्ग हैं तो 2 पंचे 10, तो ये हो गए 10, 11, 12 और 13, यानी कि जो 13 वर्ड हैं वो क्या हो जाएंगे? अघोष हो जाएंगे। तो अघोष वर्डों की जो संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 13 हो जाएगी। और अगर हम सघोष की बात करेंगे, सघोष की बात करेंगे तो देखिए कौन कौन से हो जाएंगे? प्रत्येक वर्ग का पहला, वो पहला दूसरा हो चुका है, तीसरा, चौथा और 5वां। इसके अलावा या, रा, ला, वा और हा, या, रा, ला, वा और हा, हा इसका वाला बचा हुआ वो इसमें आ जाएगा। और इसके अलावा सभी स्वर। ठीक है, दोबारा समझ लीजिए, प्रत्येक वर्ग का तीसरा हो गया, चौथा हो गया और 5वां हो गया, यानी कि एक वर्ग से कितने वर्ड लिए जा रहे हैं? एक वर्ग से कितने वर्ड लिए जा रहे हैं? तो यहां पर लिए जा रहे हैं 3, ठीक है, 3 लिए जा रहे हैं। और इसके अलावा अंतस्थ चारों लिए जा रहे हैं। और अंतस्थ के अलावा जो है, अंतस्थ के अलावा जो है, जो हा है वो ऊष्म का लिया जा रहा है और सभी स्वर लिए जा रहे हैं। आपको पता है कि स्वरों की संख्या कितनी है। अगर हम इनकी बात करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 3 लिए जा रहे हैं एक वर्ग से, और कुल वर्ग जो है वो कितने हो जाएंगे? 5 हैं। तो 3 पच्चे 15 हो गए, यही वाले 15, 16, 17, 18, 19 और 20, 20 ये हो गए। 20 के अलावा स्वरों की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। तो कुल मिलाकर जो संख्या हो गई वो कितनी हो गई है? 31 हो गई है। तो सघोष या फिर घोष वर्णों की जो संख्या हो जाएगी वो 31 हो जाएगी, और अघोष वर्णों की जो संख्या हो जाएगी वो 13 हो जाएगी। ठीक है भाई, इसको समझ गए होंगे बहुत आराम से, बहुत आसान तरीके से इसको समझा दिया है। अब इसके बाद देखिए अगला समझते हैं। अगर हम अगला समझते हैं तो प्राणवायु के आधार पर या फिर मुख से बाहर निकलने वाली वायु के आधार पर यहां पर हम 2 भागों में इनको बांटेंगे। प्राणवायु के आधार पर, प्राणवायु के आधार पर, ठीक है, इनको हमने 2 भागों में बांटा है।
पहला हो जाएगा अल्प प्राण यानी कि कम वायु बाहर निकलती है, और दूसरा हो जाएगा महाप्राण यानी कि ज्यादा वायु बाहर निकलती है। ठीक है, बहुत आसान से है, अल्प प्राण और महाप्राण। अगर हम महाप्राण की बात करें तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, इसके अलावा ऊष्म आ जाएंगे। बस प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा प्लस ऊष्म व्यंजन। ठीक है, बस तो कितनी हो गई संख्या? तो एक वर्ग से कितने लिए जा रहे हैं? 2 लिए जा रहे हैं। तो 2, अब 5 वर्ग हैं, 2 पंचे 10, और इनकी संख्या कितनी है? 4 है। सा 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 और हा। ठीक है, तो कुल मिलाकर 10 और 4 कितने हो जाएंगे? 14 हो जाएंगे। तो जो महाप्राण है, महाप्राण के अंतर्गत आने वाले जो वर्ण हैं उनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 14 हो जाएगी। और इसी आधार पर अगर हम देखेंगे इसमें, तो प्रत्येक वर्ग का पहला हो जाएगा, इसके अलावा तीसरा हो जाएगा और पांचवा हो जाएगा, क्योंकि उसको छोड़कर जो भी यहाँ पर वर्ग बचा हुआ है वो इसमें आ जाएगा। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो अंतस्थ हो जाएगा और सभी स्वर हो जाएंगे। ठीक है, कौन कौन से हो जाएंगे? अंतस्थ और एवं सभी स्वर। ठीक है, तो एक वर्ग से कितने वर्ड लिए जा रहे हैं? याद रखिए 3 वर्ड लिए जा रहे हैं। तो 3 पच्चे 15 ये हो गए हैं, 15 ये हो गए, 15 और 4 कितने हो जाएंगे? 19 हो जाएंगे, और 19 और 11 कितने हो जाएंगे? तो 30 हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो कुल मिलाकर इन वर्डों की जो संख्या हो जाएगी वो 30 हो जाएगी। यानी कि अल्प प्राण जो है वो प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ड, तीसरा वर्ड और पांचवा वर्ड हो जाएगा। इसके अलावा अंतस्थ हो जाएंगे, यारा लावा और सभी स्वर, यानी कि 11 स्वरों की जो संख्या है वो हो जाएगी। तो इस प्रकार से प्राण वायु या मुख से निकलने वाली वायु के आधार पर इनको 2 भागों में बांट दिया गया है, अल्प प्राण और महाप्राण, अल्प प्राण और महाप्राण। ठीक है भाई, तो ये सारी चीजें आज की क्लास में हमारी कंप्लीट हो गई हैं, और अभी व्यंजन समाप्त नहीं हुए हैं, या वर्णमाला जो वो व्यंजन तो समाप्त हो गए हैं, अभी वर्णमाला समाप्त नहीं हुई है। अभी बहुत सारी इसमें चीजें पढ़नी बाकी, हम लोग उनको देखेंगे। जैसे बहुत सारे वर्ड हैं, उनको अलग अलग कई नामों से जाना जाता है। किसको हम लुंठित वर्ड कहते हैं, किसको प्रकंपित कहते हैं, कंपजात कहते हैं। तो इस आधार पर बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। और इसके अलावा अगर हम और देखेंगे तो जो डाउट रहते हैं कि हिंदी वर्णमाला में कुल संख्या पर विवाद क्यों है, क्यों संख्या बार बार बदलती है, तो संवैधानिक तरीके से जो मानक वर्ड हैं वो कितने माने जाते हैं, कितने हट जाते हैं, कितनी कुल संख्या होती है, और द्वितीय व्यंजन किसको कहते हैं, आगत वर्ड कौन से होते हैं, आगत व्यंजन कौन से होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग अगली क्लास में समझ लेंगे, और वहीं पर हमारा ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।